तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अब क्या तरीका लगाना है वो देखते हैं। एकदम इतना बेसिक से सोचते हैं पहले कि फॉर्मल चार्ज किसी एटम पर किस तरीके से कैलकुलेट होगा अगर वो एटम किसी मॉलिक्यूल या आयन में प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका सोचते हैं। एक नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन के जब फ्री स्टेट में अगर हम देखें, जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। अब अगर जब वो बॉन्ड बना रहा है तो 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज, 5 से कम इलेक्ट्रॉन आए तो पॉजिटिव चार्ज, 5 ही इलेक्ट्रॉन रहे उसकी बॉन्डिंग स्टेट में तो 0। जैसे कि नाइट्रोजन पर 5 बैलेंस फ्री स्टेट में होते हैं और बॉन्डिंग स्टेट में हमने देखा कि उस पर 6 आ गए तो -1। बॉन्डिंग स्टेट में अगर उसके पास 7 आ गए तो -2 और अगर 5 ही रहे तो 0। ऐसी ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और अगर बॉन्डिंग स्टेट में देखें तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -1, 5 ही रह गए +1। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कई बार उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में कभी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी उतने ही रहते हैं। इस वजह से उस पर कुछ चार्ज डेवलप होता है। तो हमने इसका बेसिक सी एक लाइन सोच ली कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन कंबाइंड स्टेट। बस ये फॉर्मूला लगाते चलना है। अब अगर हमें फॉर्मूले के थ्रू करना है कुछ ऐसे इस तरीके से लिखकर, तो देखो लगभग वही वैसे ही लिखा है, बस सोचने का तरीका जरा अलग है। तो यहां पर हमने लिखा V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? फ्री स्टेट। S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, टोटल उसके कितने शेयर्ड हैं उसका हाफ कर दो। जैसे वो एटम अगर 6 शेयर्ड वाले में बिजी है तो उसके 3 ही रह जाएंगे और बाकी उसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी उसमें से माइनस कर देना है। तो एक्चुअली ये जो मैं कह रहा था अभी, ये तो हो गए हमारे फ्री स्टेट वाले वैलेंस। और ये अगर हम देखें तो ऐसा किया जाए, इसको हम प्लस कर दें तो ये अंदर -s/2 -u, मतलब शेयर्ड बाई 2 प्लस अनशेयर्ड, टोटल मिलाकर इसमें से माइनस कर देना है। तो बात तो वही आ गई, फ्री स्टेट में बैलेंस माइनस कंबाइंड स्टेट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। एक मॉलिक्यूल है जैसे कि O3 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम ऑक्सीजन के आपको दिख रहे हैं। मैं तीनों एटम ऑक्सीजन पर पहले एक मार्किंग कर देता हूं, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 एटम और इसको नंबर 3। एक एक करके ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर का जो ऑक्सीजन है, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? V - s/2 प्लस u, यही वाला फॉर्मूला था। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट 6 होते हैं ऑक्सीजन के। शेयर कितने कर रहा? पहला वाला ऑक्सीजन जिस पर मैंने नंबर 1 लिया है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो 6/2 देखो आप, 2 2 4 और 2 6, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 3 ही हैं। तो 6/2 और अनशेयर्ड इस पर कितने चमक रहे हैं आप देख रहे होगे? 2। तो 6 - 3 + 2 दैट इज इक्वल टू +1। तो इस वाले ऑक्सीजन एटम पर हमने जो चार्ज रखा है फॉर्मल, वो कितना रखा जाएगा इस समय? +1। ओवरऑल तो 0 ही आना है क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर तो 0 ही है। तो बीच वाले ऑक्सीजन पर जिसको हमने नंबर 1 दिया है, चार्ज आ गया उस पर +1। अब जरा दूसरे ऑक्सीजन एटम पर देखते हैं। तो दूसरे ऑक्सीजन एटम पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 6 लेने पड़ेंगे। लेकिन अब इस ऑक्सीजन के जो शेयर्ड है वो कितने? 4 हैं, तो 4/2। और इसके अनशेयर्ड कितने? 4 हैं, दैट इज 0। तो इस पर चार्ज कितना आया? 0 आया। अब थर्ड नंबर वाले ऑक्सीजन पर देखते हैं। तो वैलेंस कितने? 6, इसके शेयर कितने? 2 / 2 प्लस अनशेयर्ड कितने? 6। तो ये टोटल आया -1। एक बार ऐसा पैटर्न ऐसा दिमाग में बिठा दो कि एग्जैक्ट तरीका क्या है और स्पीड में फॉर्मल चार्ज निकालना सीख जाओ, तो आपका काम आगे काफी इजी हो जाए। अब देखते हैं कि इसमें आप देख रहे होगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन, ठीक है, विच इज द सेंट्रल एटम कार्बन। तो मैंने कार्बन को यहां पर फॉर्मल चार्ज निकाला और ऑक्सीजन को मैं नंबर दे देता हूं। यहां पर ऑक्सीजन को हमने नंबर दे दिया, दिस ऑक्सीजन इज 1 एंड दिस ऑक्सीजन इज 2 एंड दिस ऑक्सीजन इज 3। तो पहले कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकाल। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन इन फ्री स्टेट? तो वो 4 होते हैं, 4
माइनस शेयर कितने कर रहा है कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, उसको 2 से डिवाइड, अनशेयर्ड कितने उस पर 0, तो दिस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया 0। तो हमें साफ पता चल रहा है कि कार्बोनेट में जो कार्बन है उसका फॉर्मल चार्ज कितना है 0 है, ये हमने 0 लिख दिया। अब इस ऑप्शन पर जरा देखते हैं। अब देखो बार बार फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, एटम को देखो और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। कैसे, दिस ऑक्सीजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑक्सीजन, 6। ऑक्सीजन तो कोई भी होगा, कभी भी फ्री स्टेट में तो उसके 6 ही रहने, तो 6 इसके हो गए क्या बैलेंस, माइनस यहां पर कितने इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो 4 का आधा 2, 4/2 प्लस अनशेयर्ड कितने 4, मतलब ये हो गया 0 फॉर्मल चार्ज। 6 पहले थे, 6 अभी भी हैं, दैट डिफरेंस इज 0, नो फॉर्मल चार्ज। अब जरा इस ऑप्शन को देखो, 6 बैलेंस वो तो रखना ही है, 2 शेयर्ड दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में क्योंकि एक बॉन्ड है, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 6 अनशेयर्ड है, टोटल आप देखो -1 आ गया। अब जरा इस ऑप्शन को भी चेक करो, फिर से 6, लेकिन शेयर्ड कितने 2/2 माइनस ये प्लस में आएगा, तो ये टोटल अनशेयर्ड कितने -1। अब आप देखो कार्बोनेट में एक जो कार्बन है उस पर चार्ज 0 है, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है उनमें से एक ऑक्सीजन पर 0 है, बाकी 2 ऑक्सीजन पर -1 है। अब जरा टोटल काउंट करो, इस पूरे मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव, तो वो दिख ही रहा है, लेकिन O3 में टोटल चार्ज 0 था, तो आप देख रहे थे कि एक पर प्लस और एक पर -1, ठीक, +1 -1 और इस पर 0, टोटल चार्ज 0 हुआ। दिस इज द मेथड टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हम फॉर्मल चार्ज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रही हैं, तो उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ये पता करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, और वो रूल्स डिपेंड करते हैं किस पर, फॉर्मल चार्ज पर, इसलिए हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीख रहे हैं। अब सोचो कि अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं, विच इज द मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर, तो पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, सभी पर फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग फिर उसमें मोर स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, इतना काम करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। अब जैसे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखोगे एग्जाम में पूछा जाता है, हमने अभी देखा था कि N2 की 2 लुईस स्ट्रक्चर बन रही हैं। अब मुझे सबसे पहले फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज ही निकालना है। तो मैंने हर नाइट्रोजन पर, इस पर मैंने एक नंबर डाल दिया 1, इस पर 2, इस पर 3। पहले मैं इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ 1 नंबर का, ठीक है। फॉर्मूला रिपीट करो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में 5, यहाँ पर शेयर्ड कितने कर रहा है 2 और 2 4, 4/2 प्लस अनशेयर्ड कितने इसके पास 4। तो आप चेक करो 5 माइनस इसका टोटल कितना है 6, ओवरऑल -1, तो इस नाइट्रोजन पर कितना आ गया -1 इज द फॉर्मल चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पर चेक करते हैं सेकेंड वाले पर, इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन देखो शेयर्ड कितने हो रहे हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 8/2, अनशेयर्ड 0 है, 5 - 4 दैट डिफरेंस इज 1, ये हो गया +1। देख रहे हो आप, एक नाइट्रोजन पर -1 और एक नाइट्रोजन पर +1। अब आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऑक्सीजन के बैलेंस कितने होते हैं 6, लेकिन शेयर्ड कितने करा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड कितने 4, तो 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो इस पर चार्ज आ गया 0। तो -1 +1 0, -1 +1 0, करेक्ट। अब इस वाली नाइट्रोजन के N2 की दूसरी स्ट्रक्चर भी है, देखो आप यहाँ इस नाइट्रोजन का जरा आप खुद से कैलकुलेट करके देखो, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज इस पर कितना आ रहा है, इसके बैलेंस कितने होते हैं 5, शेयर कितने कर रहा है 6। मैं एक काम करता हूँ, बॉन्ड को ही मान लेता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर का मतलब है 3 बॉन्ड, ठीक है, तो 6 का आधा वैसे भी 3 ही कर रहे हैं। चलिए 5 बैलेंस, 3 इधर और 2 इधर, तो 3 और 2 कितने इस समय इसके पास 5, और पहले कितने थे 5, तो कितना चार्ज आया 0 फॉर्मल चार्ज। ये काम करने लग गए तो समझ लेना आप मॉलिक्यूल में जल्दी से स्टेबिलिटी पता कर पाओगे।
नाइट्रोजन के वैलेंस कितने 5, ठीक है, शेयर कितने कर रहा है 3 और 2 अनशेयर्ड, तो इसका मतलब फ्री स्टेट में 5 थे, इधर कितने 3 शेयरिंग में और 2 अनशेयरिंग, तो 5 - 5 = कितना हुआ 0। अब इस नाइट्रोजन का जरा खुद से चेक करो, नाइट्रोजन के फिर से फ्री स्टेट में बैलेंस कितने 5, लेकिन यहां शेयर कितने हो रहे हैं 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, 5 फ्री स्टेट में है, 4 बिजी स्टेट में है मतलब बॉन्डिंग स्टेट में है, तो चार्ज कितना आया +1। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के फिर से आप जानते हो कि वैलेंस कितने होते हैं 6, इसके पास शेयर कितने 2, तो उसका आधा कर दो 1 और अनशेयर्ड कितने 6, मतलब 6 वैलेंस और शेयर्ड बाई 2 मतलब 2/2 +6, तो ओवरऑल चार्ज इज -1, तो 0 +1 एंड -1। तो एक्चुअली N2 की 2 स्ट्रक्चर हैं, दोनों में हम देख रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज का फर्क आ रहा है, एक में शायद नाइट्रोजन पर नेगेटिव है और एक में आप देख रहे हो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये आगे हमें हेल्प मिलेगी इससे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें N3-, तो आप देखो इस नाइट्रोजन का कितना फॉर्मल चार्ज आएगा 5, इसके वैलेंस होते हैं, यहां पर शेयर्ड कितने हैं 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अनशेयर्ड कितने 4, तो ये कितना हुआ -1, तो दिस नाइट्रोजन इज -1। ऐसे इस नाइट्रोजन का देखो 5 इसके वैलेंस होते हैं, 4 इसके शेयर्ड है, मतलब 8 शेयर्ड है, 8 का आधा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 5 - 4 = +1 और यहां पर -1, तो इन दोनों नाइट्रोजन पर एक पर +1 और एक पर -1। बस वही फॉर्मूला बार बार बोलते बोलते रिपीट करते जाओ, जितनी बार बोलकर देखोगे उतना ही फायदा होगा। एंड दिस नाइट्रोजन 5 बैलेंस, 6 शेयर्ड का आधा 2, अनशेयर्ड इसके पास 2 है, ये आ गया 0, बट दिस नाइट्रोजन यहां पर तो 0 आया, इसके टोटल 5 में से 8 शेयर्ड, मतलब ये 5 तो बैलेंस है, 8 शेयर्ड उसका आधा 4 मतलब +1 एंड दिस इज -2। चेक करो आप इसको, 5 बैलेंस 2 शेयर्ड 2/2 प्लस अनशेयर्ड 6, टोटल आया 6 और 1 7, तो -2 डिफरेंस। तो दोनों स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि एटम पर फॉर्मल चार्ज अलग अलग है, इसी से रूल बनाकर आगे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। एंड द लास्ट इज NO3-। अब हर ऑप्शन का आप देख सकते हो, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 5 बैलेंस होते हैं, 8 शेयर्ड उसका आधा 4, 8 शेयर्ड है उसका आधा 4, 5 - 4 कितना आया +1। दिस ऑप्शन आप देख रहे होंगे 6 इसके बैलेंस होते हैं और 4 शेयर का आधा 2, तो 2 यहां मिले 4 यहां मिले, 6 - 6 कितना हुआ 0। आप तो बस कंबाइंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और फ्री स्टेट में पता ही, तो फ्री स्टेट माइनस कंबाइंड स्टेट। अब देखो यहां पर फ्री स्टेट में 6 और 1 7, 6 अनशेयर्ड 1 इधर शेयर्ड है, तो 6 और 1 7 है बॉन्डिंग स्टेट में, 6 - 7 करेंगे तो कितना आएगा -1। इसमें भी अगर हम देखें तो इस पर 6 और 1 7, तो कितना आया -1। एग्जैक्ट ये तरीका है। नाइट्रोजन को चेक करो, इस वाले केस में 2 अनशेयर्ड और 3 शेयर्ड 5, मतलब 5 - 5 0। ऐसे ही इस ऑप्शन में कितने 6 बैलेंस फ्री स्टेट में, यहाँ कंबाइंड स्टेट में कितने दिख रहे हैं 4, तो मुझे अनशेयर्ड दिख रहे हैं, और यहाँ शेयर्ड का आधा 4 इलेक्ट्रॉन का आधा 2, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, तो मतलब इस पर भी 0। लेकिन यहां पर कितने दिख रहे हैं इस ऑप्शन के 6 अनशेयर्ड 1 शेयर्ड, मतलब टोटल 7 दिख रहे हैं, होते कितने 6, 6 - 7 मतलब कितना हुआ -1। अब आप बार बार इसकी जरूर प्रैक्टिस करो पहले कि फॉर्मल चार्ज हर एटम पर हम कितने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली और कितना जल्दी निकाल सकते हैं, समझ लेना उतनी ही जल्दी हमें स्टेबिलिटी पता करने की होगी। अगर हमने फॉर्मल चार्ज निकालने में जरा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो हमारी स्टेबिलिटी पता करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि देखो असली काम तो वही है कि वो ये कहेंगे कि विच इज़ द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब मान लो 2-3 स्ट्रक्चर दी हुई हैं, हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो आप, कितना टाइम लगा रहे हो, तो कितनी देर लगेगी। तो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए,
तो आप बार बार हर मॉलिक्यूल में अपने खुद से मेथड लगाकर उस पर अप्लाई करो। जो हम देख रहे थे कि फॉर्मल चार्ज की आखिर ज़रूरत क्या थी और उसके रूल्स क्या हैं। फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत क्या थी कि हम पता करें कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल की, अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं तो उसके रूल्स है। देखो मैं आपको ये रूल अभी पढ़ के बताता हूँ, फिर हम मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करेंगे इन रूल्स को और पता करेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। पहला, लुईस स्ट्रक्चर हैविंग लीस्ट फॉर्मल चार्ज और जीरो फॉर्मल चार्ज, मतलब ऐसी 3 में से या 2 में से ऐसी लुईस स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम पर चार्ज है ही नहीं, जीरो चार्ज है, वो स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम पर चार्ज है उससे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में एटम पर कम से कम फॉर्मल चार्ज आना उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज शुड अपीयर ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम देखेंगे, मान लो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव है और एक स्ट्रक्चर उसी मॉलिक्यूल की ऐसी है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइक चार्जेस इंक्रीजेज। जैसे माइनस माइनस 2 एटम पर चार्ज है, माइनस माइनस, अगर वो दोनों नेगेटिव पास पास हैं तो स्टेबिलिटी कम है, और माइनस माइनस को दूर दूर कर दे किसी स्ट्रक्चर में तो वो ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन्स लाइक चार्जेस की डिस्टेंस होनी चाहिए ज़्यादा, और अगर प्लस माइनस है जैसे अपोजिट चार्ज है, वो जितना पास हो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब प्लस माइनस, पास पास होना चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और लाइक चार्जेस जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस दूर दूर होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो ये रूल तो हो गए, लेकिन अब स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ये रूल डिपेंड करता है कि किस स्ट्रक्चर में कौन से रूल अप्लाई करने हैं। बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, O3 के 2 स्ट्रक्चर बनाए, मतलब ओजोन के 2 लुईस स्ट्रक्चर। देखना आप ध्यान से, अभी अभी मैंने फॉर्मल चार्ज निकालना आपको बताया है ना। अब आप फॉर्मल चार्ज अपने तरीके से निकालो यहाँ पर और फिर देखना, जैसे कि इसका फॉर्मल चार्ज आ गया हमारे पास +1 और इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 0 और इसका आ गया -1। आप इस ऑप्शन का फिर से निकालोगे, +1 आएगा, इस बार इधर -1 आएगा और इधर क्या आएगा, 0 आएगा फॉर्मल चार्ज। अब आप देख रहे होगे कि दोनों लुईस स्ट्रक्चर में हर एक एटम पर चार्ज उतना आ रहा है, एक 0 वाला, एक +1 वाला और एक -1 वाला। तो चार्ज इन पर सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा, तो हम कंपेयर कैसे करें? तो दोनों ही इक्वली स्टेबल मानी जाएंगी, क्योंकि दोनों में कोई फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो O3 की दोनों ही स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल मानी जाएंगी। बट इन द केस ऑफ द कार्बोनाइट फिर से चेक करते हैं, इस कार्बन पर चार्ज 0 है, इस पर ऑप्शन पर 0 है, इस पर -1 है और इस पर -1 है, करेक्ट। अब आप देख रहे होगे कि 2 ऑप्शन पर -1 है, इसमें भी आप देखो एक 0, इस पर -1, इस पर -1, ऐसे ही इस पर कार्बन पर 0 और इस ऑप्शन पर 0 और इस पर -1। चेक किया आपने, तीनों स्ट्रक्चर पर फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है, दैट्स वाई इन तीनों स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो बराबर है। मतलब इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर लोगे, इट्स अ वैलिड स्ट्रक्चर एंड ऑल द 3 लुईस स्ट्रक्चर आर इक्वली स्टेबल। अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग चीज आएगी, N2। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि N2 की लुईस स्ट्रक्चर कितनी है बनेंगी, उनको बनाओ एंड द मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर को पता करो। तो मैंने यहाँ पर 2 लुईस स्ट्रक्चर बना लिए N2 की। ये लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए पहले, फिर उन पर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहिए। इस नाइट्रोजन पर 0 है फॉर्मल चार्ज, इस नाइट्रोजन पर +1 है और इस ऑप्शन पर है -1 एंड दिस नाइट्रोजन गेट 2 2 2, टोटल कितना आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके पास होते हैं तो -1 एंड दिस इज +1 एंड दिस इज 0। अब जरा सोचो, पहली जो स्ट्रक्चर है और दूसरी जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको फर्स्ट और सेकंड बोलता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे कंपेयर करूं? तो मैंने चेक किया कि अरे इसमें 0, इसमें भी 0, एक में +1 एक में -1, मतलब फॉर्मल चार्ज अगर देखें तो सब कुछ वही है, एक 0 एक +1 एक -1, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है
और यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, तो हमारा कौन सा वाला रूल फिट हो जाएगा? वो वाला जिसमें हमने बोला था कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, दैट वुड बी मोर स्टेबल। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, वो उस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है। तो विच वुड बी मोर स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब ये एजाइड आयन N3-, बहुत ही इफेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर इसका -1 आएगा। आपको ये फॉर्मल चार्ज के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। ये +1 और यहां पर देखो आप -1। दिस नाइट्रोजन इज +1 बट दिस नाइट्रोजन इज 0 एंड दिस नाइट्रोजन इज -2। ठीक है, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, टू नेगेटिव चार्ज ऑन द सेम एटम। तो अभी अभी हमने एक रूल और पढ़ा था कि अगर लाइक चार्जेस पास पास होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। दोनों नेगेटिव अगर एक ही नाइट्रोजन पर हैं तो उसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहां पर देखो आप नेगेटिव चार्ज -1 इधर -1 इधर, कितना दूर दूर है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई? फर्स्ट एज कंपेयर टू सेकेंड। अब कंप्लीट क्वेश्चन क्या बनता है? N2O जो है उसकी ड्रॉ कीजिए ऑल द लुईस स्ट्रक्चर एंड फाइंड द मोर स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर इन ऑल द लुईस स्ट्रक्चर। तो आप सोचो कितना काम है कि पहले मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए परफेक्ट, फिर कितनी बन सकती है वो पॉसिबिलिटीज, फिर सबके फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी को पता करना, ये प्रैक्टिस चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे हमारे पास एक, मान लो हमें SCN- एक आयन दिया और इसकी 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दी और पूछ लिया कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है। तो एक बार चेक करते हैं, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज, सल्फर के वैलेंस कितने होते हैं? 6। तो ऑप्शन के नीचे ही आता है पीरियोडिक टेबल में, अगर ग्रुप में देखें तो यहां पर इसके शेड कितने? 4, उसका आधा करते हैं और अनशेड कितने? 4। टोटल कितने हुए? 6 - 6 मतलब कितना हुआ? 0 -2। मतलब एक पर 0, एक पर +1, एक पर -2, मतलब ज्यादा वैल्यू आ गई चार्ज की, कम आनी चाहिए वैल्यू। -2, उसमें 2 पर 0 है, वो ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। 2 पर 0, 1 पर चार्ज, यहां पर 1 पर 0 है और 1 पर चार्ज भी ज्यादा है, -2। इस पर टोटल कितना आया? -1। ये तो और ही खतरनाक हो गया, तीनों एटम पर चार्जेस हैं, वो भी -2 +2 और -1। अब इस हिसाब से मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो मुझे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर वो लग रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम पर 0 चार्जेस हों। मैंने पहला रूल बोला था कि ऐसी लुईस स्ट्रक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा एटम पर फॉर्मल चार्ज नहीं है या 0 आ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट। दूसरे में 1 पर 0 है तो सेकंड। तीसरा तो लीस्ट स्टेबल आएगा, इसलिए फर्स्ट ज्यादा वैलिड स्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाएगी SCN-। और इस SCN- का नाम है थायोसाइनेट आयन। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाकर, उनके फॉर्मल चार्ज निकालकर, उनकी स्टेबिलिटी पता करके। अब हमारा ये टॉपिक ऑक्टेट टूल में लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फॉर्मल चार्ज निकालकर मैक्सिमम स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर को पता करना, ये सब कंप्लीट है। हमने जाना कि कोई भी 2 एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बनाते हैं, या तो शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। यही हमारा ऑक्टेट टूल। आउटर मोस्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई ये ऑक्टेट टूल जो थ्योरी है, हर तरीके के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में पॉसिबिलिटी नहीं थी। मतलब ये थ्योरी कैपेबल नहीं थी कि हर मॉलिक्यूल को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हो। तो देखते हैं कि अब ऑक्टेट टूल में ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से इसमें आगे दिक्कतें आई। अब जैसे इसका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात तो सही है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट टूल, नो, तो H2 मॉलिक्यूल ऑक्टेट टूल को फॉलो नहीं करता। डुप्लेट एक अलग सिस्टम है, उसको फॉलो करता है। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इसमें पूछें कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखे हुए हैं NO2 और NO, NO2 और NO और ClO2, आप इनके टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस वाले काउंट करके देखो। नाइट्रोजन के यहाँ पर 5 आएंगे बैलेंस, ऑक्सीजन के 6 × 2, टोटल हुआ यहाँ पर 17। ये ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर है। NO को देखते हैं तो यहाँ पर कितना दिख रहा है?
नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 6, 11 ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कितना है, लास्ट ऑर्बिट में 7 और ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, टोटल हुआ 19। अब आप जरा सोचो हमने कितने मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर बनाए, उसमें हमने जितने इलेक्ट्रॉन बचाए थे वो भी पेयर में थे और जितने इलेक्ट्रॉन यूज किए थे शेयरिंग में वो भी पेयर में थे। तो ये वाली थ्योरी NO के फॉर्मेशन को समझाने में कैपेबल नहीं थी। देखो अगर मान लो हम NO को यहाँ लिखें NO, तो नाइट्रोजन के अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करा दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 11। तो मैं क्या करूंगा, 2 इधर, कितने टोटल आ गए, 6, 2 और 2, 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखें, या तो ऑक्सीजन पर या नाइट्रोजन पर। दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम कि NO और NO2 ClO2 जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H2 नॉट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, NO, NO2, ClO2 जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इससे नहीं समझाया जा सकता। ऐसे ही इसमें और भी कमियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BF3 और AlCl3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देखो जरा स्ट्रक्चर, BF3 की लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि बोरोन के टोटल 2, 2 और 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरोन एटम। इसलिए सेंट्रल एटम, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे AlCl3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम इसका भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करता। इसमें सेंट्रल एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन सेंट्रल का नहीं है। ऐसे ही अगर हम BeCl2 को भी चेक करें तो बीच में बेरिलियम रखते हैं और इधर ClCl, तो आप देखना कि बेरिलियम अगर ये इस तरीके से बना रहा है तो 6, फिर ये 6 क्लोरीन क्यों हुए। क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन बेरिलियम का नहीं। बेरिलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर शेयर भी कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो कितने रहे उसके, अभी भी 4। तो BeCl2, BF3, AlCl3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हम ऑक्टेट रूल को वैलिड नहीं मानते। करेक्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, it could not explain the formation of compound या molecule having central atom with expanded octet। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो भी ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखो जरा PF5 देखो, आप फॉस्फोरस के अगर काउंट करें 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड फॉस्फोरस एटम। इसको सुपर ऑक्टेट के नाम से जान सकते हैं, सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब इसका ये है कि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब SF6 को देखें, 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर में आप देखो 6 बॉन्ड बना रहा है, 12, 6 बॉन्ड का मतलब हुआ 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी सुपर ऑक्टेट है, इसमें भी सल्फर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल अभी कैटेगरी कितनी हो गई जो हमसे ड्रॉबैक में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्टेट के अकॉर्डिंग नहीं, NO और NO2 ClO2 जैसे ऑड वाले इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल का भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिनमें सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 से कम है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जरा सोचो आप कि ये जो ऑक्टेट रूल का आइडिया था वो किससे आया था, नोबल गैस से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सभी के लास्ट में देखा हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसलिए कहा गया था कि ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो बाकी सब इन्हीं जैसा होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, अपने 8 पूरे करने के लिए। लेकिन जब जीनॉन के कंपाउंड की डिस्कवरी हुई तो पता चला यार जीनॉन के जब कंपाउंड बन सकते हैं
जबकि जीनोन में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो फिर जीनोन बॉन्ड क्यों बना रहा है? हालांकि जीनोन के कंपाउंड केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बने, ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं थे, लेकिन कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जीनोन के कंपाउंड्स का बनना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। एंड सबसे खास बात इसकी ये भी है कि जैसे आगे हम जब पढ़ेंगे आगे की थ्योरीज में, आपने शायद 9th-10th में भी ये देखा होगा कि मीथेन इज टेट्राहेड्रल, एक ज्योमेट्री होती है, अरेंजमेंट होता है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उसको ज्योमेट्री कहते हैं, कितने एटम किस तरीके से अरेंज्ड हैं। बट ऑक्टेट रूल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये ज्योमेट्री के बारे में कोई भी बात बताने में कैपेबल नहीं था। मॉलिक्यूल की जब ज्योमेट्री आगे पता चली, उनकी अरेंजमेंट जो एटम का है अराउंड द सेंट्रल एटम, लेकिन वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। तो दीज आर द ड्रॉबैक। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अलग अलग मॉलिक्यूल में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन इस ऑक्टेट रूल में थ्योरी में नहीं था। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर अब आपके लिए एक रिव्यू करता हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ें कैसे कैसे हमने पढ़ी। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फॉर्मल चार्ज निकालना, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से उन लुईस स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबिलिटी पता करना किस स्ट्रक्चर की है, एंड द लास्ट कि ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक क्या हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी देख रहे थे कि ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ऑक्टेट रूल, तो ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री होती क्या है, एक्चुअल शेप क्या होता है, और उस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन सब लेक्चर की एक सबसे खास बात पता है कि आपको क्यों बेनिफिट होना है, क्योंकि इन लेक्चर्स के हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है। अगर हमें केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे हमें देखा कि ऑक्टेट रूल में ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो अब जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है, एक्चुअल शेप क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 आपको मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप लगातार वीडियो से कनेक्टेड रहें।